सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज शनिवार है 10 जनवरी 2026। 50 मिलीसिमल पोटेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस हमारा ये सब्जेक्ट चलेगा। डॉक्टर हनीमोहन चौधरी साहब के द्वारा लिखा हुआ है। और पेज नंबर कौन सा है बताएगा कोई? बस पेज नंबर 18 है जी 18 ओके 18 पेज नंबर पे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। ओके बिल्कुल। जहाँ इसमें भाव आएगा कि ऑर्गेनन में क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में कौन कौन से एफोरिज्म में थोड़ा वो मिलता है, उधर इशारा। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज हेडिंग है, इसमें कह रहे हैं कि इन द एफोरिज्म 248 diseases have been classified into 3 categories। एफोरिज्म 248 में डिजीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। नंबर 1 वेरी अर्जेंट और डेंजरस केसेस, नंबर 2 acute cases, number 3 chronic cases। The cases of the first category advance to ultimate end, their vitality faces extinction every moment। जो फर्स्ट कैटेगरी के जो डिजीज हैं वो अल्टीमेट एंड तक एडवांस हो चुके होते हैं, एक तरह से वेरी अर्जेंट और डेंजरस केसेस कैटेगरी में आते हैं। उनकी जो वाइटलिटी जो है, देयर वाइटलिटी फेसेस एक्सटिंक्शन एवरी मोमेंट, एक तरह से वाइटलिटी उनकी हर क्षण खत्म होती जा रही है। ऐसा एक्सटिंक्ट का मतलब उजड़ गई या समाप्त हो गई, ऐसा लगता है। दे आर अटैक्ड बाय दीज काइंड ऑफ डिजीजेस व्हेन देयर वाइटलिटी इज वेरी वीक, जैसे कॉलरा, पॉक्स, टिटेनस एटसेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो ये उस कैटेगरी के फर्स्ट कैटेगरी में वो भी आ रहे हैं एक तरह से, जो कि बहुत वायलेंट तरीके से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उग्र होकर आ रहे हैं। जैसे इसमें भाव भी आ रहा है, जैसे ये जो अटैक करते हैं डिजीज अपनी वाइटलिटी, कह रहे हैं व्हेन देयर वाइटलिटी इज वेरी वीक, जब पेशेंट की लग रही है वाइटलिटी तो वेरी वीक रहती है, जैसे कॉलरा हो गया, पॉक्स हो गया, टिटेनस हो गया एटसेट्रा फॉलिंग इनटू दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में ये भी आएंगे। जनरली हाफ एक्यूट एंड फिक्स्ड मियाजम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजीजेज। हाफ एक्यूट और फिक्स्ड मियाजम्स जो है इनके जिम्मेदार बताए गए हैं। द पेशेंट में सुकम्ब टू डेथ विद इन ए फ्यू आवर्स, और ये ऐसे डेंजरस केसेस आते हैं जहां पेशेंट जो है वो कुछ एक घंटों में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है कई बार। सो विद द ऑनसेट ऑफ द डिजीजेस the physician should try his level best to treat with the well selected medicine and make speedy arrangement to proper management। हरिमोहन साहब कह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि ऐसे डिजीज जब ऑनसेट होता है तो यहाँ फिजिशियन अपना लेवल बेस्ट के हिसाब से ट्राई करे ट्रीट करने में इनको, एक सेलेक्टेड मेडिसिन के द्वारा, और स्पीडी अरेंजमेंट भी करे प्रॉपर मैनेजमेंट का। फॉर एग्जाम्पल कॉलरा या डायरिया बहुत ज्यादा हो गया तो उधर रिहाइड्रेशन का इंतजाम करे, मैनेजमेंट भी बनेगा इधर। डेथ इज इनएविटेबल इफ द पेशेंट इज नॉट रिकवर्ड इमीडिएटली। और यहाँ फर्स्ट कैटेगरी के जो डिजीज हैं, केसेस हैं, उनमें कह रहे हैं कि डेथ तो निश्चित ही है, समझ लो कि अगर इनको इमीडिएटली रिकवर नहीं किया गया। द पेशेंट ऑफ द सेकेंड कैटेगरी प्रीसीड to deterioration slowly and gradually, day by day, hour by hour। तो ये एक्यूट केसेस जो है सेकंड कैटेगरी के, इनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डेटोरेट करेंगे, डे बाय डे, आवर बाय आवर, ऐसे।
Acute miasms are responsible for these diseases, but exciting ब्रैकेट में कह रहे हैं and sometimes maintaining causes create these conditions. Acute disease के लिए acute miasm अक्सर responsible है. Acute miasms are responsible for these diseases, but exciting and sometimes maintaining भी causes create कर देती हैं ऐसी condition. The vital energy diminishes slowly. एक्यूट में हालांकि हम ऑर्गेनल में पढ़ते हैं कि एक्यूट तेजी से ही करते हैं, लेकिन उससे भी पहले कैटेगरी इन्होंने बना दी जो इमरजेंसी या डेंजरस के रूप में, इसलिए उनकी कंपैरिजन में ये एक्यूट डिजीज के लिए कहा कि वाइटल एनर्जी डिमिनिशेस स्लोली. डायरिया, डिसेंट्री, मलेरिया, टाइफॉइड एंड सच अदर सिमिलर डिजीजेस come under this category. Proper treatment in proper time is necessary. Death may come if cure is not ensured within a reasonable period of time. एक्यूट डिजीज के लिए कहा कि इधर डेथ का खतरा तब होता है या डेथ हो जाती है अगर क्योर हम एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के तहत ना कर लें इनका. ये हो सेकंड कैटेगरी. थर्ड जो क्रॉनिक केस है उनके लिए कह रहे हैं कि द पेशेंट ऑफ द थर्ड कैटेगरी ट्रेवल द रोड टू डेथ वेरी स्लोली, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ. क्रॉनिक कैटेगरी का क्रॉनिक केसेस या थर्ड कैटेगरी वाले जो डिजीज हैं ये लेके जाते हैं मौत के रास्ते पर बहुत धीरे धीरे, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, जैसे कि अस्थमा, रिमेटिज्म, स्किन डिजीजेज, अल्सर, कैंसर, हाइपरटेंशन एटसेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी. यानी कि थर्ड कैटेगरी में जाएंगे क्रॉनिक केसेस में. क्योर इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉपर एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट. यहां पर इनका कह रहे हैं क्योर पॉसिबल ही नहीं है बिना एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट के. बड़े सर का जो हम थ्योरी ऑफ सप्रेशन पढ़े वो थोड़ा सा यहाँ क्लियर और कर रहा है. देखो, these diseases are acquired or inherited from chronic miasms. As these diseases develop very slowly, cure also comes slowly. Much time is necessary for cure than is required in the case of acute diseases. चलो जी, ठीक है. तो इनमें जैसा केस वैसा ही समय. 118 कौन सा फॉर एग्जाम्पल 149 है अमित पाल, जिसमें बताया गया कि केस तय करेगा उसको समय होने में कितना कितना समय लगेगा उसको क्योर होने में. हेलो हेलो, कोई है इस पे ग्रुप पे? डॉक्टर श्रेय, हेलो हेलो, डॉक्टर दीपशिखा, हेलो हेलो. पर लेट
बिल्कुल। रिजल्टेंट नहीं देखना है, हमेशा देखना है कि इनिमिकल क्या है, वो हटाना है। हेलो, आवाज आ रही मेरी अमित? हाँ, मेरी इसमें आवाज चली गई थी शायद, मैं बोलता जा रहा था, आवाज आ नहीं रही थी आपकी, मैं दोबारा जुड़ा इसमें। तो इसमें बहुत अच्छा आपने ये क्लियर करा, इसमें यही चीज थी। और व्हाट इज इनिमिकल टू द पर्सन, ये है, रिजल्ट पे नहीं देनी है। हम कहाँ पर आ गए थे इसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में शुरू से ही करेंगे इसको। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज पेज नंबर 18 पे है। तो इसमें कह रहे हैं, मैं शुरू से चलता हूं। कह रहे हैं इन द एफोरिज्म 248 डिजीजेस हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। आवाज आ रही है ना भाई? हाँ, थोड़ा बोलते रहना, मैं तभी मेरे को पता चलेगा। तो इसमें 3 बताए हैं, वेरी अर्जेंट और डेंजरस केसेस, एक्यूट केसेस, क्रॉनिक केसेस। The cases of the first category advance to ultimate end. Their vitality faces extinction every moment. पहली कैटेगरी जो है उनकी हर क्षण वाइटलिटी जा रही है बहुत तेजी से। ऐसे डिजीज रखे गए। They are attacked by these kinds of diseases which their vitality is very weak, जैसे कॉलरा, पॉक्स, टेटनस एटसेट्रा fall into this category. Generally, half acute or fixed miasm are responsible for these diseases. ये फिक्स्ड मियाजम जो है वहां भी बताया गया है, जब 73 एफोरिज्म में जहां कहीं फ्लड्स आ जाते हैं, जहां कहीं फेमाइन आ जाती है, वहां भी उसको भी एक फिक्स्ड मियाजम की कैटेगरी में ले जाते हैं, हालांकि एक्यूट ही होते हैं। और मियाजम, क्रॉनिक डिजीज के पीछे मियाजम जनरली मिलता ही है, लेकिन वहां उनको फिक्स्ड मियाजम की कैटेगरी दी गई थी। द पेशेंट में सुकम टू डेथ विद इन ए फ्यू आवर्स। और इन डिजीजेस के तहत कुछ एक घंटों में ही सुकम टू डेथ तक पहुंच जाता है पेशेंट।
So with the onset of the diseases, the physician should try his level best to treat with the well selected medicine and make speedy arrangement for proper management. तो यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट भी चाहिए होता है वेल सिलेक्टेड मेडिसिन के साथ. डेथ इज इनएविटेबल इफ द पेशेंट इज नॉट रिकवर्ड इमीडिएटली. फर्स्ट कैटेगरी के जो वेरी अर्जेंट केसेस हैं इनमें डेथ हो ही जाएगी अगर रिकवरी इमीडिएटली ना हो. ये था पहला. नेक्स्ट कह रहे हैं द पेशेंट ऑफ द सेकंड कैटेगरी प्रोसीड टू डेटोरेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली डे बाय डे आवर बाय आवर. एक्यूट डिजीज में सेकंड कैटेगरी में डेटोरेशन होगा डे बाय डे आवर बाय आवर. एक्यूट मियाजम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजीजेस बट एक्साइटिंग कॉजेज क्रिएट दीज कंडीशंस. ब्रैकेट में करें एंड समटाइम्स मेंटेनिंग. एक्यूट मियाजम जो है खास करके रेस्पॉन्सिबल होता है इन डिजीज के लिए, लेकिन एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज भी क्रिएट कर देते हैं इन कंडीशंस को. कह रहे हैं द वाइटल एनर्जी डिमिनिशेस स्लोली इन केसेस में. एक्यूट केसेस में स्लोली जा रही है, जैसे डायरिया, डिसेंट्री, मलेरिया, टाइफाइड एंड सच अदर सिमिलर डिजीजेस कम अंडर दिस कैटेगरी. प्रॉपर ट्रीटमेंट इन प्रॉपर टाइम इज नेसेसरी एक्यूट केस के लिए. डेथ में कम इफ क्योर इज नॉट एंश्योर्ड विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. और डेथ जो है वो हो ही जाती है एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में यदि इनको क्योर ना करें तो. ठीक है दीपशिका, ये था दूसरा. थर्ड कैटेगरी था क्रॉनिक केस. इनके हिसाब से कह रहे हैं कि द पेशेंट ऑफ द थर्ड कैटेगरी ट्रेवल द रोड टू डेथ वेरी स्लोली डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ. इसमें रखे गए जैसे अस्थमा हो गया, रूमेटिज्म हो गया, क्रॉनिक स्किन डिजीजेज हो गए, अल्सर हो गए, कैंसर, हाइपरटेंशन एटसेट्रा fall into this category. Cure is not possible without proper anti-miasmatic treatment. यहाँ पर प्रॉपर एंटीमियाजमेटिक ट्रीटमेंट के बिना क्रॉनिक केस का क्योर होना पॉसिबल नहीं है. हैनीमैन साहब की ही भाषा है. दीज डिजीजेज आर एक्वायर्ड और इनहेरिटेड फ्रॉम क्रॉनिक मियाजम्स. ये डिजीज हो सकते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड फ्रॉम क्रॉनिक मियाजम से. एक्वायर्ड में कैसे समझेंगे, जैसे कि वो मदर से जाता है बच्चे में, इन्फेंट में मिल्क के द्वारा या ऐसे. और इनहेरिटेड पीछे जेनेटिक कंडीशंस के जीन्स के द्वारा आता. एज दीज डिजीज डेवलप वेरी स्लोली, क्योर आल्सो कम स्लोली. अब उसमें एक एफोरिज्म है अपना 149 है शायद कि किस केस में कितना टाइम लगेगा दीपशिका. तो उसी हिसाब से यहां भी बताया गया कि ये डिजीज तय करेगा कि उसको अगर स्लोली आ रहा है तो जाएगा भी स्लोली. क्रोनिक जैसी पैथोलॉजी बढ़ रही है वो भी है. और इधर थोड़ा सा हम बात करते हुए आते हैं, इधर डिस्पोजिशन कैसा है, स्पीड कैसी है, ये भी थोड़ा सा वहां तय करती है कि कौन केस कैसे सही होता है. Much time is necessary for cure than is required in the case of acute diseases. Acute disease से तो ज्यादा ही इनमें जरूरत होती है, नेसेसरी होता है, यहाँ समय ज्यादा चाहिए होता है. आगे हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इज आल्सो डिफरेंट इन 3 कैटेगरीज. ये 3 कैटेगरीज हैं, उनमें मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट मिलेगा. इन एफोरिज्म 248 इट हैज बीन सेड दैट 248 एफोरिज्म में ये कहा जा चुका है क्या. फर्स्ट, इन वेरी अर्जेंट केसेस, ब्रैकेट में कह रहे हैं दैट इज केसेस ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी, वेल सेलेक्टेड मेडिसिन इज टू बी एडमिनिस्टर्ड वेरी आवर और ऑफनर. ब्रैकेट में कह रहे हैं दैट इज इन द केसेस वी में अप्लाई मेडिसिन every 5, 10, 20 or 30 minutes as necessary. सेकंड पॉइंट कह रहे हैं इन जनरल एक्यूट केसेस मेडिसिन इज टू बी अप्लाइड आफ्टर एवरी 2 to 6 hours.
थर्ड पॉइंट कह रहे हैं मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, इन लॉन्ग लास्टिंग डिजीज दैट इज इन क्रॉनिक डिजीजेज डेली और एवरी सेकंड डे मेडिसिन देने का प्रावधान है। These are the general laws of application of medicines of 50 मिलीसीमल स्केल। ये जनरल लॉज हैं अप्लाई करने के मेडिसिन को 50 मिलीसीमल स्केल की। आगे कह रहे हैं हैनीमैन सेज ऑन द अदर हैंड शुड देयर अपीयर ड्यूरिंग ऑलमोस्ट डेली रिपीटिशन फॉर द वेल इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडी towards the end of the treatment of the chronic disease so called ब्रैकेट में कह रहे हैं एफोरिज्म नंबर 161 homeopathic aggravations by which the balance of the morbid symptoms seem to again somewhat increase। फिर ब्रैकेट में कह रहे हैं द मेडिसिनल डिजीज सिमिलर टू द ओरिजिनल नाउ अलोन परसिस्टेंटली मैनिफेस्ट इटसेल्फ। तो यहाँ कह रहे हैं कि दूसरी तरफ हैनीमैन साहब ने जो एफोरिज्म नंबर 161 में कहा कि जो होम्योपैथिक एग्रावेशन है ऐसे केसेस में, क्रोनिक केसेस में ये लास्ट में आएगा जब ये क्योर की तरफ चला आएगा केस, और फिर वो कह रहे हैं उधर जो ये बैलेंस जो है मॉर्बिड सिम्टम्स का यानी कि टोटलिटी कुछ बढ़ती हुई नजर आएगी वहां पर सिमिलर डिजीज के रूप में, होम्योपैथिक एग्रावेशन के रूप में। और अब कह रहे हैं यहाँ जो है ये मेडिसिनल डिजीज होगा जो बिल्कुल सिमिलर ओरिजिनल वन के जैसा ही होगा। ना अलोन परसिस्टेंटली मैनिफेस्ट इटसेल्फ, तो नेचुरल तो चला गया, क्योर हो गया। तो ये जो इन केसेस में होम्योपैथिक एग्रावेशन के रूप में डिजीज दिखेगा ये मेडिसिन का अपना ही मेडिसिनल डिजीज होता है, वेरी सिमिलर टू नेचुरल जो होता है। फिर कह रहे हैं द डोजेज इन दैट केस मस्ट देन बी रिड्यूस्ड स्टिल फर्दर एंड रिपीटेड इन लॉन्गर इंटरवल्स एज पॉसिबली स्टॉप्ड सेवरल डेज इन ऑर्डर टू सी इफ द कन्वलेसेंस नीड नो फर्दर मेडिसिनल एड। तो जब हमें इन परिस्थिति में अमितपाल भाई लगे कि होम्योपैथिक एग्रावेशन आ गया तो यहाँ डोज को रिड्यूस किया जा सकता है, लंबे इंटरवल के बाद रिपीट किया जा सकता है और रोका भी जा सकता है कई कई दिन के लिए, ये देखने के लिए कि जो डिजीज सही होता आ रहा है, आराम आता जा रहा है कि वहां मेडिसिनल एड की अब जरूरत है भी या नहीं। करें द अपेरेंट सिम्टम्स caused by the access of homeopathic medicine will soon disappear and leave undisturbed health in its wake। अब ऐसा करने के बाद जब हम देख लेंगे कि भाई देने की जरूरत है या नहीं है, तो यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि जो अपरेंट सिम्टम्स आए थे ये मेडिसिनल सिम्टम अब मेडिसिनल डिजीज के, ये एक्सिस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से थे और ये जल्दी ही डिसअपियर हो जाते हैं और अब जो है हेल्थ अपनी जागरूक अवस्था में बच जाती है, अनडिस्टर्ब जो रहती है। ठीक है जी, ये एफोरिज्म नंबर 248 में इसका जिक्र है। आगे कह रहे हैं देयर विल बी ऑलमोस्ट नो मेडिसिनल एग्रावेशन इन क्रॉनिक डिजीज इन क्रॉनिक केसेस इफ डोजेज आर अप्लाइड इन प्रॉपर स्मॉलेस्ट साइज। साथ ही साथ यहाँ ये कह के भी चल रहे हैं कि लगभग मेडिसिनल एग्रावेशन आता ही नहीं है क्रॉनिक केसेस में यदि डोज को प्रॉपर स्मॉलेस्ट साइज में अप्लाई करा जाए। एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट व्हेन इट अपीयर दैट देयर इज स्टिल नो नीड ऑफ फर्दर मेडिसिन एग्रावेशन कम्स। और फिर बात वही कह रहे हैं 161 की ही कि आखिर में ट्रीटमेंट के जब क्योर हो आया लगभग, तो कह रहे हैं ये होम्योपैथिक एग्रावेशन थोड़ा अपीयर होता है और वहां अब ये समझ में आ जाता है कि अब यहाँ मेडिसिन की जरूरत है ही नहीं। इफ एग्रावेशन कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट वी आर टू रियलाइज दैट द डोजेज ऑफ मेडिसिन हैव बीन टू लार्ज और सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी इज रॉन्ग। और एक बहुत अच्छी इसके साथ और बात जुड़ जाती है हमारे जानकारी के लिए कि यदि एग्रावेशन शुरुआत में आ गया, अभी क्योर हुआ नहीं डॉक्टर दीपशी का केस और एग्रावेशन स्टार्ट हो गया, तो हम ये समझ लें कि यहाँ पर या तो डोज बहुत ज्यादा मेडिसिन की है
जो सेलेक्ट करिए, या फिर मेडिसिन पार्शियल है या रेमेडी रॉन्ग है। इन दिस वे वी आर टू फॉलो अप द केस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एवरी डोज ऑफ सिलेक्टेड मेडिसिन। और इस तरह से हम फॉलो अप में आगे बढ़ सकते हैं, मेडिसिन एवरी डोज ऑफ सिलेक्टेड मेडिसिन को अप्लाई करते हुए। तो ये सेफ है एक तरह से, होम्योपैथिक एग्रावेशन एक तरह से वहां पर आता भी नहीं है, इवन लास्ट में आता है, वहां वो हमारे हाथ में होता है फिर कि हम मेडिसिन रोक देंगे। सेंटीसिमल के साथ ऐसा नहीं था, वहां एक बार मेडिसिन दे दी, होम्योपैथिक एग्रावेशन अगर आ गया तो फिर उसको जाने तक इंतजार करना पड़ता था या फिर एंटीडोट करनी पड़ती। ठीक है जी, तो ये था आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। नेक्स्ट हेडिंग है इन प्लेस ऑफ वन डोज नाउ मैनी डिवाइडेड डोजेज का जो प्रावधान है कि भाई एक डोज की जगह मैनी डिवाइडेड डोजेज अब कैसे दे सकते हैं। हाँ जी, प्रॉपर स्मॉलेस्ट साइज, और प्रॉपर स्मॉलेस्ट साइज इनका वैसे जनरली तो 3 चम्मच होता है 5-5 ml की, और अगर लगे कि ज्यादा तो 1 चम्मच से भी काम चलेगा, 1 टीस्पून फुल से भी। हाँ, डायरेक्शन ऑफ क्योर बताएगी। और अगर क्रोनिक केस में आपको लग रहा है कि क्रोनिक केस में कई सारे डिस्टोर्शन है, फॉर एग्जांपल उसमें स्ट्रक्चरल डिस्टोर्शन भी है, वो भी है, चेंजेस भी है, और वो भी है। दो तरह से हमारा शरीर वो करता है ना रिएक्ट, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, है ना भाई डॉक्टर श्रेय। तो बेसिकली क्रोनिक केस में जनरली सबसे पहले स्ट्रक्चर ठीक होनी चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है, उसमें जॉइंट में डिफॉर्मिटी भी आ रही है, स्वेलिंग भी आ रही है या जो भी, तो ये भाव दिया गया है, ये बताया गया है कि अगर आपकी स्ट्रक्चर तो वहीं की वहीं है और उसमें उसके फंक्शनल चेंजेस हैं, जैसे पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्टिफनेस गई नहीं। अब केस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तभी समझ में आएगा, किसी केस में जॉइंट पेन के या रूमेटिज्म में स्टिफनेस भी होती है, स्वेलिंग भी होती है, पेन भी होता है, समझ रहे हैं। अब स्वेलिंग या स्टिफनेस तो घटी नहीं और पेन बढ़ रहा, तो यहाँ ये उम्मीद की जाती है जो पहले स्टिफनेस है वो कम होनी चाहिए, बाद में पेन आना चाहिए थोड़ा बहुत बढ़ रहा हो तो कई बार कहते हैं पेन चला गया साहब बिल्कुल, लेकिन स्टिफनेस वहीं की वहीं है, और ज्यादा घुटना और ज्यादा जाम हो गया लेकिन दर्द चला गया, तो दर्द नहीं जाना चाहिए, स्टिफनेस पहले जानी चाहिए। तो ऐसे हम केस में देखेंगे कि पहले क्या जाना चाहिए, उसके बाद क्या आ जाना चाहिए। तो ये हमें केस टू केस एक हमें डायरेक्शन मिल जाती है दोस्त, इसमें बड़ी बात नहीं है कि एक जर्नी ऑफ डिजीज या केस स्टडी में हम ये चीज पकड़ लेते हैं। अमितपाल कुछ कह रहे हैं? हायरिंग स्लॉट ही देखना है, और फिर हम फर्स्ट कम लास्ट गो, लास्ट कम फर्स्ट गो। जर्नी ऑफ डिजीज में जब आपने केस स्टडी करी डॉक्टर सरे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, वो कहेगा मरीज कि साहब ये बहुत पहले हुआ करता था जो मुझे अब आ रहा, लेकिन जो मैं लेके आया था उसमें तो थोड़ा आराम है, लेकिन जो बहुत पहले था वो थोड़े से सिम्टम ये बहुत कई साल पहले आते थे। या फिर आप कंफर्म करोगे कि ये बीमारी पहले भी, ये सिम्टम पहले भी आता था क्या आपको, तो उससे तय कर लोगे आप क्या आप ऑन द ट्रैक, ऑन द क्योर ट्रैक ऑफ क्योर हो, या फिर ये जो एग्रावेशन है ये क्योर के बाद का या अर्ली है। वैसे भी हाँ 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 भाई, लार्ज डोज है, फिर लार्ज डोज है। अगर भाव में आप ही का समझ के बात करूं तो उन्होंने कहा कि यहाँ एग्रावेशन के 2 ही रीजन हैं, कि या तो लार्ज डोज हो गई है या फिर रेमेडी गलत सेलेक्ट करी गई है। तो अगर आप कह रहे हो स्टिफनेस भी बढ़ रही है, वैसे ऐसा होना
संभव इसलिए नहीं है क्योंकि राइट रेमेडी है तो वहां स्टिफनेस नहीं बढ़ेगी। स्टिफनेस कम होने के साथ वो बढ़ सकता है रिवर्सल वाला सिम्टम तेज। अदरवाइज राइट रेमेडी तो पहले वाले मोर्चे से तो हटाएगी बीमारी को जरूर, थोड़ा बहुत सूदिंग जरूर आएगी। लेकिन फिर भी आपकी बात को मैं यहाँ समझते हुए बात करूं तो यहाँ लार्ज सिलेक्शन है, लार्ज डोज का सिलेक्शन है अगर आपका टोटलिटी सारी की सारी बढ़ रही है तो। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है नहीं, ये केस आपका बता देगा। उसका डिमीनर भी है, उसका स्टेमिना भी है, पीछे जो पढ़े थे ना हम थ्योरी ऑफ सप्रेशन में, वहां से। और फिर रिवर्सल ऑफ मियाजम, रिवर्सल ऑफ डिजीज स्टेट, रिवर्सल ऑफ पैथोलॉजी, ये सब बता देगी भाई सरे। तो कह रहे हैं कि इन प्लेस ऑफ वन डोज नाउ मैनी डिवाइडेड डोजेज। 50 मिलीसीमल के केस में बता रहे हैं कि अब एक डोज की जगह कई डिवाइडेड डोज कैसे दे सकते हैं। द वेल सेलेक्टेड मेडिसिन ऑफ दिस न्यू मेथड में नाउ बी गिवन डेली एंड फॉर मंथ्स इन ग्रेजुअली हायर पोटेंसीज एंड चेंज्ड डोजेज। ये एफोरिज्म में बताया एनीमैन साहब ने, फुटनोट 132, एफोरिज्म 46 का 246 का, एफोरिज्म 161, एफोरिज्म 248, एफोरिज्म 280, एफोरिज्म 281 में ये बात की झलक है कि चेंज डोजेज हायर पोटेंसीज के साथ चेंज डोजेज देनी चाहिए। In chronic diseases, every correctly chosen homeopathic medicine, even those whose action is long duration, may be repeated daily for months with ever increasing successes। और 50 मिलीसीमल का बेनिफिट का ही वो दे रहे हैं, उपयोगिता इसकी कि क्रॉनिक डिजीज में भी करेक्टली चूजन मेडिसिन की जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा होता था उसको भी आप रिपीटेड दे सकते हैं और डेली महीनों तक इंक्रीजिंग सक्सेस करके। और ये बताया हनीमैन साहब ने एफोरिज्म नंबर 248 में। आगे कह रहे हैं कि इन द सेंटिसिमल स्केल मेडिसिन कैन नॉट बी अप्लाइड रिपीटेडली इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजीज सिम्टम्स। जबकि ये सेंटिसिमल स्केल के साथ नहीं था ऐसा, वहां नहीं रिपीट कर सकते थे जबकि डिजीज सिम्टम थे। बट इन द न्यू मेथड मेडिसिन आर टू बी यूज अगेन एंड अगेन। न्यू मेथड में मेडिसिन को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। एंड द वाइटिलिटी इज एबल टू एक्सटिंग्विश और असेल द डिजीज क्विकली बाय बीइंग असिस्टेड बाय द फ्रीक्वेंट डोजेज ऑफ मेडिसिन। और यहां वाइटिलिटी जो है वो सक्षम होती चली जाती है आपकी मेडिसिन के असिस्टेंस के साथ एक्सटिंग्विश करने में डिजीज को या डिजीज पर आक्रमण करने में वाइटिलिटी बहुत तेजी से सक्षम होती चली जाती है जब आप रिपीट करते चले जाते हो फ्रीक्वेंट डोजेज ऑफ मेडिसिन को। यहां पर 50 मिलीसीमल के तहत दिस इज व्हाई क्योर कम्स क्विकर देन एक्सपेक्टेड इन 1/4 और लेसर पीरियड ऑफ टाइम देन इट डज इन द फॉर्मर मेथड। और यही कारण है कि क्योर क्विकर हो जाता है, 1/4 तक हो जाता है क्योर होने का टाइम। 1 साल की जगह 3 महीने में भी सही हो जाता है, या फिर इससे भी लेसर पीरियड हो जाता है टाइम का पहले वाले मेथड की अपेक्षा जो हमारे एफोरिजम्स में दे रखा है हनीमैन साहब ने। एज इफ बोथ द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट्स वर imprisoned under the influence of the medicine of centesimal scale after its administration, because both of us could do nothing till the expiry of stipulated या expected period of action of medicines was over। जबकि ये सेंटिसिमल स्केल में क्या था, डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही इम्प्रिजेंड हो जाते थे, बंधन में फंस जाते थे, कैद हो जाते थे सेंटिसिमल स्केल की मेडिसिन के इन्फ्लुएंस के वजह से। एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक उसका एक्सपायरी टाइम जो निर्धारित है वो ना ओवर हो जाए। अंडर द न्यू मेथड बोथ ऑफ अस आर फ्री, जबकि न्यू मेथड के दौरान पेशेंट भी फ्री और डॉक्टर भी फ्री। ये बेनिफिट एक तरह से भाव आ रहा है। तो यहीं रुकेंगे। कोई किसी की क्वेरी है, कोई पॉइंट है?
डॉक्टर श्रेय और कोई? तो ऐसे है, तो ये बिल्कुल ऑर्गेनन जो हम पढ़ रहे हैं उसी की लैंग्वेज है और अच्छे से क्लियर हो रही है इस बुक के थ्रू। और 50 मिलीसिमल का कितना अच्छा फायदा है, ये बार बार हमारे सामने आ रहा भाई। कोशिश करें हम इसको अप्लाई करने के लिए, अब लागू करने के लिए अपने प्रैक्टिस में। तो यहीं रुके फिर। चलो, सबको राम राम भाई, सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम, राम राम, राम राम भाई, राम राम जी।